नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। दोस्तों आपको यही सब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से कॉपी में लिखकर याद करना है, क्योंकि हम आपको ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का पूरा कंप्लीट 2 नंबर वाला क्वेश्चन आपको बता देते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आप कॉपी में लिखकर याद कर लेना। बहुत ही आसान आसान शब्दों में लिखे हैं और छोटा छोटा परिभाषा है, आप लिख लीजिएगा पूरा। दोस्तों इसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए होंगे तो। और इसका पीडीएफ फॉर्मेट में अगर आपको चाहिए आपके मोबाइल में तो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं डाल देता हूं ग्रुप में और आप लोग ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए बाबू, पहला नंबर क्वेश्चन आपका है, क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, तो इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे, क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का उद्देश्य था कानूनी तौर पर एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता स्थापित करना जिससे सभी भाग लेने वाले राष्ट्र ग्लोबल वार्मिंग मुद्दे से निपटने और ग्रीन हाउस जैसे उत्सर्जन को कम करने के लिए खुद प्रतिबद्ध हुए। तो दोस्तों आपको इसका परिभाषा यही लिखना है। देखो कितना छोटा छोटा परिभाषा है, आप एक बार लिखोगे एक बार पढ़ोगे ना तो ये याद हो जाएगा, दोबारा लौटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। दूसरा नंबर प्रश्न दोस्तों आता है कि संसाधन को परिभाषित कीजिए। दूसरा नंबर आपका प्रश्न आता है कि संसाधन को परिभाषित करिए, ये आपका दूसरा नंबर प्रश्न है। तो हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे, मानव के उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन है। मतलब कि मानव जिस भी चीज का उपयोग करता है वे सभी क्या होते हैं? तो संसाधन होते हैं। संसाधन का अर्थ जिमरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं बनते हैं। मतलब कि संसाधन का सटीक अर्थ जिमरमैन ने बताया था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। और संसाधन भौतिक एवं जैविक दोनों हो सकते हैं। भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे भौतिक संसाधन मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति संसाधन बन जाते हैं। जैविक संसाधन वनस्पति, वन्य जीव, जलीय जीव को मानवीय जीवन को सुखमय बनाते हैं। मतलब कि सुखमय बनाते हैं, है ना, सुखमय बनाते हैं। तो आप अच्छे से दोस्तों आप इसे जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए सभी लोग, है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग दोस्तों देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सतत विकास किसे कहते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर वर्तमान विकास को कायम रखा जा सके ऐसी धारणा सतत विकास कही जाती है। ओके, और उसके बाद से चौथा नंबर प्रश्न दोस्तों हम लोगों का है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब और कहां हुआ था? मतलब कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब और कहां हुआ? तो दोस्तों ये तो हमको मौखिक याद है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के कहां पर हुआ था? नहीं, अमेरिका में नहीं हुआ था, है ना। कहां पर हुआ था? तो दोस्तों रियो डी जेनेरो में हुआ था 1992 ईस्वी में, है ना। तो लिख लीजिए यहाँ पर, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 3 से 14 जून 1992 ईस्वी को रियो डी जेनेरो में किया गया, जिसमें विकसित एवं विकासशील देशों के लगभग प्रतिनिधि उसमें भाग लिए थे। और आपको पता होगा दोस्तों, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन अमेरिका के न्यूयॉर्क में 1997 ईस्वी में हुआ था, है ना। 1997 ईस्वी में हुआ था, उसे भी आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है। अगला दोस्तों हम लोग के पास क्वेश्चन आता है 5 नंबर। दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग के पास आता है, ध्यान से देखिएगा। 5वां नंबर प्रश्न है कि पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? उपयोगी मानी जाती है ना, उपयोगी मानी जाती, इसको मानी कर लेना, है ना। पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? तो दोस्तों इसका हम लोग आंसर लिखेंगे, पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में
पहिका कृषि उपयोगी है जो फसलों के बीच घास की पट्टियां विकसित कर ली जाती है। ये आप लोग लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद से आप लोग अगला क्वेश्चन की ओर देखिएगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। 6 नंबर प्रश्न दोस्तों कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक होता है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक हो जाता है, तो इसका उत्तर लिखेंगे पृथ्वी पर कोयला, पेट्रोल जैसे अनेक महत्वपूर्ण अनवीकरणीय संसाधन है। जैसे कोयला, पेट्रोल, ये सब क्या है, तो अनवीकरणीय पदार्थ है ना। तो अनवीकरणीय पदार्थ है जो एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं आते हैं। मतलब कि अनवीकरणीय संसाधन एक ऐसे संसाधन होते हैं जिसको एक बार उपयोग करने के बाद आप पुनः दोबारा उसका उपयोग नहीं कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद से विकास की गाड़ी को लगातार जारी रखने के लिए इन संस्थाओं का विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है, नहीं तो इनकी प्राप्ति असंभव हो जाएगी। इसलिए संसाधनों का संरक्षण जरूरी है। ये आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है बाबू। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन है फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है, तो उत्तर लिखेंगे फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। गेहूं, कपास, मक्का, आलू आदि को लगातार उगाने से मृदा में ह्रास उत्पन्न होता है। इसे तिलहन दलहन पौधों की खेती के द्वारा पुनर्प्राप्ति किया जा सकता है। इससे नाइट्रोजन की स्थिरीकरण होता है। जैसे कि दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जिस खेत में कपास, मक्का, आलू ज्यादा बोई जाती है उस खेत में जल्दी दूसरा फसल उग नहीं पाता है। तो उसको दोस्तों दूसरा फसल आसानी से उगे, इसलिए उस खेत में हम लोग तिलहन दलहन जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उगाते हैं सब्जी या फिर पौधे उगाते हैं, जिसके कारण क्या होता है ना, उनकी जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण बना रहता है, जिससे कि उस खेत की जो उर्वरक शक्ति होती है किसी भी फसल को उगाने का, मतलब कि अच्छे से उगे, वो भागती नहीं है जल्दी, वो बनी रहती है। तो इसलिए दोस्तों तिलहन का और दलहन का खेती की जाती है ताकि खेत का हाल होल बना रहे, ताकि हम दूसरा फसल हुए तो उसमें आसानी से उग जाए। मृदु जल क्या होता है। मृदु जल क्या होता है, तो उत्तर लिखिएगा ऐसे जल जिसमें लवण आदि नहीं होते हैं और उसमें साबुन के साथ आसानी से झाग पैदा कर सकती है, मृदु जल कहलाता है। मृदु जल कहलाता है। ये दोस्तों आपका भूगोल का क्वेश्चन है, अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है दोस्तों 9 नंबर। 9 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है भारत की भारत की नीतियां है, ये तो नदी है ना, नदी है ना। तो भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए, है ना। इसको नदी लिख ले, द बना दीजिएगा बाबू, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, एक बार पढ़ लीजिए। भारत की नदियों के प्रदूषण के कारण का वर्णन किया, यानी कि हमारी भारत की जितनी भी नदियां हैं वो प्रदूषित हो रही है, इसके पीछे का कारण क्या है। दोस्तों मैं आपको एक बार नहीं कई बार बताता हूँ कि जो भी इतिहास सोशल साइंस के क्वेश्चन आएंगे ज्यादातर वो क्वेश्चन आपको अपने मन से ही लिखना होता है। अब जैसे कि इस क्वेश्चन को आप रटोगे तो अच्छी बात नहीं है, आप अपने मन से लिख दो कि आजकल के नदी क्यों मतलब कि गंदा होते जा रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि आजकल के कल कारखाने, घर द्वार का जितना भी कचरा रहता है नदी नालों के, हम लोग नालों के मदद से नदी में डालते हैं, नदी में छोड़ते हैं, जिसके कारण वो प्रदूषित होता है। ये सब आप लोग अपने मन से भी तो लिख सकते हो ना। तो देखिए अभी हम क्या लिखे, वर्तमान समय में भारत की अधिकांश नदियां प्रदूषित हैं एवं छोटे नदियां तो अत्यंत विषैली हो गई है। सही बात है, छोटी मोटी नदी तो बहुत विषैली हो चुकी है। कारण देश की अधिकांश बड़ी नदियां के तट पर स्थित बड़े नगरों तथा तटों के पास औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा कारखानों से विस्तृत जल के
प्रवाह के कारण अधिकांश नदियां प्रदूषित हुई है। देखो जो मैं बात बोल रहा था वही लिखा गया है। इसके अलावे घरेलू एवं रसायन कीटनाशकों, कारखानों के कचरे, रंगों तथा जीव जंतु, पेड़ पौधे, मृत शरीर के अवशेष भी नदियां के जल को प्रदूषित कर रहे हैं। लोग आजकल तो नदी में लाश को ऐसे ही मतलब कि ना लाद कर ऐसे ही दहवा देते हैं। कहीं कहीं जाता है, कहीं नदी में सोर्स घड़ियाल रहते हैं तो उसको खा जाते हैं, नहीं तो सड़ गल के खत्म हो जाता है। बहुत लोग ना पशु मरते हैं, गाय भैंस मरते हैं तो लोग पानी में उठाकर फेंक देते हैं। ये सब आप लोग लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग ना समझ कर ना पूरा लिखने की कोशिश करना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है दोस्तों, जल संसाधन के क्या उपयोग है, लिख है। जल संसाधन का क्या उपयोग है, लिखना है। जल संसाधन का उपयोग पेयजल, घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग, जन स्वस्थ जल, जल विद्युत निर्माण, मत्स्य पालन, जल कृषि, पर्यटन विकास, जल क्रीड़ा, परमाणु संयंत्र, शीतलन, औद्योगिक क्षेत्रों में इसका उपयोग होता है। मतलब जो दोस्तों कहने का मतलब ये है, जल संसाधन का मतलब होता है कि पानी का उपयोग आप कहाँ कहाँ करते हैं। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, पानी का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। देख लो, पेयजल मतलब कि पीने के लिए पानी का जल का उपयोग करते हैं। घरेलू कार्य करने के लिए, बर्तन वर्तन साफ करने के लिए, खाना वाना बनाते हो कि नहीं बनाते हो, आप सब्जी उब्जी बनाते हो, तसला तसली सबको धोने के लिए इसका उपयोग करेंगे ना पानी का। तो पानी का नहाने के लिए, सिंचाई के लिए कहाँ कहाँ उपयोग नहीं करेंगे। जो जो आएगा आप लिख देना, वही तो है क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन, भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। तो आंसर लिखिएगा, भारत के पूर्वी तटीय मैदान स्थित महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा का निर्माण हुआ है। यहाँ की मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूने जैसे तत्वों की प्रधानता है। अधिक उपजाऊ होने का कारण ही गहन कृषि की जाती है ना। देखिए, और अधिक उपजाऊ होने के कारण ही ना हम गहन खेती करते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर प्रश्न आपका आता है दोस्तों। ये 12 नंबर प्रश्न आता है कि वन विनाश के दो मुख्य कारण लिखिए। मतलब कि जो आज हमारे वन विनाश होते जा रहे हैं उसके पीछे का दो कारण बता दो। मेरे को तो ऐसे ही पता है, वन विनाश के पीछे का दो कारण है कि ठेकेदारों के द्वारा पेड़ों की कटाई करना और बढ़ती जनसंख्या भी तो इसका ऊपर प्रभाव डालती है। अब इतना जनसंख्या बढ़ रहा है कि लोगों को रहने के लिए घर नहीं है, जमीन नहीं है, तो जंगलों को काट कर वहां पर घर बसा रहे हैं। तो इसका कारण हो सकता है ना, तो आप लिख सकते हो। वनों के विनाश का एक सबसे बड़ा कारण कृषि भूमि का फैलाव है। मतलब कि लोग जंगलों को काट कर वहां पर कृषि कर रहे हैं, मतलब खेती बाड़ी कर रहे हैं। बड़ी विकास योजनाओं तेजी से खनन कार्य के कारण भी वनों का क्षरण होता रहा है। एवं मानवीय हस्तक्षेप, पालतू पशुओं के द्वारा अनियंत्रित चारण एवं रेल, सड़क मार्ग और ईंधन की लकड़ियां, औद्योगिक विकास एवं नगरीकरण भी वन का विनाश का मुख्य कारण है। वन के विनाश का तो मुख्य हजारों कारण हम हो सकते हैं, हम आपको बताएंगे तो बहुत हो सकता है। अब देखिएगा, पर्णपाती वनों के किन्हीं 4 वृक्षों के नाम लिखिए। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्णपाती वनों के किन्हीं 4 वृक्षों का नाम लिखना है तो लिख लीजिएगा आंवला दोस्तों। देखो, आंवला में भी अम्ल पाया जाता है और आंवला बहुत ही दोस्तों अच्छा है। आंवला डेली इस समय एगो खाना चाहिए। आंवला का पेड़ कभी देखे हो, आपके यहाँ होगा भी। इतना बड़ा बड़ा आंवला होता है, उजला टाइप का होता है, थोड़ा बहुत है ना, ग्रीन टाइप का, हरा होता है, थोड़ा उजला जैसा दिखता है ना, तो याद रखिएगा। फिर बरगद, पीपल और कटहल तो देखे होंगे, खाने में भी बहुत मजा आता है ना, वो भी पक्का हुआ मजा आता है। पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है? पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है? तो वन पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। सही बात है, जो पेड़ पौधे हैं ना वो हमारे पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। देख लो कितना शानदार हम वर्ड लिखे हैं, वन पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। यह न केवल संसाधन होता है बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक है। वन मृदा कटाव को रोकने के साथ ही पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को घटाते हुए जीवनदायी ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। यह भूमिगत जल स्तर
को बढ़ाने के साथ साथ बनाने के साथ ही वर्षा की उपलब्धता में वृद्धि करता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 15 नंबर। ये एक प्रश्न है आपका, चिपको आंदोलन क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन क्या है। तो हम लोग इसका उत्तर क्या लिखेंगे, चिपको आंदोलन का उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे, आइए हम इसका उत्तर लिखते हैं। देखिए, उत्तराखंड के लोगों ने गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्रों में, ध्यान से देखिएगा, उत्तराखंड के लोगों ने गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्रों में 1870 के दशक में जंगलों की व्यावसायिक कटाई के विरोध एक आंदोलन चलाया था, जो चिपको आंदोलन के नाम से सिद्ध हुआ, यानी कि प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, उत्तराखंड में 1870 ईस्वी में गढ़वाल गांव से ना एक आंदोलन शुरू हुआ था। उस समय वहां ठेकेदारों के द्वारा पेड़ों को काटना शुरू किया गया था, लेकिन वहां के कुछ लोग थे जो पेड़ों को नहीं काटने दे रहे थे। वो मना कर रहे थे कि पेड़ों को मत काटिए, पेड़ हमारे लिए जीवन है, पेड़ नहीं तो हम नहीं। लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे थे, काट पर काट, पेड़ को तो काट ही रहे थे। तो वहां के लोग ने ना पेड़ों से चिपक जाते थे कि अगर आप पेड़ को काटोगे तो पेड़ को काटने से पहले हमको काटो, फिर पेड़ को काटो। तो दोस्तों, वो तो सच्चे इंसान तो वही होते हैं ना जो पेड़ पौधों को रक्षा करे, क्योंकि वही हमारे लिए जीवन है। ये सही बात है। तो देखिए, अभी लिखा भी होगा, पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उनके साथ चिपक जाते थे। हाँ देख लो, मतलब कि पेड़ों को न काटा जाए इसलिए वो उनसे चिपक जाते थे। इस आंदोलन का नेतृत्व चंडी प्रसाद भट्ट और कई महिलाओं एवं बच्चों ने मिलकर किया था। अब बताओ, महिला, बच्चे, लोगों ने मिलकर, मतलब गांव के सभी लोगों ने मिलकर इसका विरोध किया था। इस आंदोलन का प्रभाव भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ा, जिसके कारण 15 वर्ष तक हिमालय क्षेत्रों में वनों की कटाई रोक दी गई। 15 साल तक कोई भी पेड़ पौधा वहां पर नहीं काटी गई, है ना। प्रयास दोस्तों करोगे तो हर चीज संभव हो पाएगा, है ना। 2 अधात्विक खनिजों के नाम लिखिए। 2 अधात्विक खनिजों का नाम, जैसे हीरा हो गया और चूना पत्थर हो गया, ये 2 अधात्विक खनिज हो गया। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, खनिजों की विशेषताएं बताइए। तो देश में खनिजों के वितरण असमान है, असमान है। असमान मतलब कि बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। देश में खनिजों के वितरण असमान है। खनिज समाप्त संसाधन है। खनिज क्या है, तो समाप्त संसाधन है। अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम तथा कम गुणवत्ता वाले खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। खनिज एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है। कोई भी खनिज हो, उसको एक बार उपयोग करने के बाद हम लोग दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। ओके, अब दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं 18 नंबर। ये प्रश्न आपका है, खनिज क्या है। तो खनिज वे प्राकृतिक संसाधन है जो शैलों से प्राप्त है। दूसरे शब्दों में खनिज पदार्थ की परिभाषा इस प्रकार कह सकते हैं कि खनिज पदार्थ भूपट्टी से प्राप्त ऐसे पदार्थ हैं जिनमें से एक प्रकार की रासायनिक संरचना होती है ना। तो याद रखिएगा। अब देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 19 नंबर। खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर लिखिएगा, खनिज क्षयशील एवं अनवीकरणीय संसाधन है। इनकी मात्रा सीमित है, इनका पुनर्निर्माण असंभव है। खनिज उद्योगों का आधार है, किंतु औद्योगिक विकास के लिए खनिजों का अतिशय दोहन एवं उपयोग उनके अस्तित्व के लिए संकट होता है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के मुख्य लौह उत्पादक जिलों केंद्रों के नाम लिखिए, है ना। लौह मतलब कि जो लौह उत्पादन वाले क्षेत्रों का, जिला का या फिर केंद्रों का नाम लिखना है। तो देखिएगा, सिंहभूमि जिले के नोआमुंडी गोवा क्षेत्रों, इसके अलावा पलामू, हजारीबाग, संथाल परगना, धनबाद एवं रांची जिलों में मिलता है दोस्तों, है ना, लौह उत्पादक, लौह अयस्क। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, 21 नंबर दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन है, धात्विक खनिज के 2 प्रमुख पहचान क्या है। तो लिखिएगा, धात्विक खनिज के 2 प्रमुख पहचान इस प्रकार है। पहला, धात्विक खनिज जो जलाने पर धातु प्राप्त होता है, गलाने पर धातु प्राप्त होता है और ये कठोर एवं चमकीले होते हैं, धात्विक, है ना। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है।
तो सूर्य के ताप से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। वोल्टाइक प्रौद्योगिकी के द्वारा बिना टरबाइन आदि के सूर्य प्रकाश को सीधे विद्युत में बदलती है ना, सीधे वो विद्युत में बदल देती है। अगला क्वेश्चन है कितना नंबर, 73 नंबर कि 23 नंबर, 23 नंबर ना। गोडवाना समूह के किन्हीं 4 कोयले क्षेत्रों का नाम लिखिए। आपको दोस्तों याद होगा गोडवाना समूह कोयले के निर्माण लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, है ना, 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। और क्वेश्चन इसका आंसर लिखिएगा, गोडवाना समूह के कोयले के क्षेत्रों का नाम इस प्रकार है। दामोदर घाटी जैसे कि झारखंड पश्चिम बंगाल, सोन घाटी मध्य प्रदेश, महानदी घाटी छत्तीसगढ़ उड़ीसा, गोदावरी वर्धा घाटी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। यही तो है आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपका है 24 नंबर दोस्तों, 24 नंबर, 24 नंबर क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा के 4 उदाहरण दीजिए। दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत एक ऐसा ऊर्जा स्रोत है जिसको एक बार उपयोग करने के बाद पुनः दोबारा तिबारा या फिर कितना बार भी उपयोग कर सकते हो, जितना बार चाहो उतना बार आप उपयोग कर सकते हो। और नवीकरणीय संसाधन समापन योग्य नहीं है, इसे आप कभी समाप्त नहीं कर सकते हैं। समझो कि अगर उसे समाप्त करोगे तो तुम खुद भी समाप्त हो जाओगे, वो ऐसा है, वो कभी समाप्त नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल, नवीकरणीय ऊर्जा के 4 उदाहरण, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ये सभी के सभी क्या है? तो दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है ना, समापन योग्य नहीं है। लेटराइट मृदा कहाँ पाई जाती है? इस मृदा में कौन फसल उगाई जाती है? बताना है कि जो लेटराइट मृदा होती है वो कहाँ पर पाई जाती है और इस मृदा में कौन सी फसल ज्यादातर उगाई जा सकती है। तो उत्तर लिखिएगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में लाल लेटराइट मृदा काजू जैसी वृक्ष फसलों के लिए अधिक उपयुक्त होती है। घर के निर्माण में उपयोग के लिए लेटराइट मृदा की ईंटों के रूप में व्यापक रूप से काटा जाता है। यह मृदा मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के उच्च क्षेत्रों में निर्मित हुई है। इसका आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका है 26 नंबर। 26 नंबर आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? 26 नंबर क्वेश्चन है। तो उत्तर हम लोग लिखेंगे 1960 से 1970 के दशक में कृषि में सुधार के अंतर्गत एक पैकेज लाई गई जिसमें गेहूं में कृषि हरित क्रांति की शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत संकर किस्म का उन्नत बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई, कीटनाशक आदि का उत्पादक प्रयोग कर खाद्य उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि की गई तथा खाद्य सुरक्षा में यह मील का पत्थर साबित हुई। इस क्रांति को आगे बढ़ाने में सहकारिता विभाग पर भारत सरकार ने काफी ध्यान दिया। हरित क्रांति से फसलों के पैदावार में काफी वृद्धि हो गई। इससे साधन उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर हो गया, है ना। और 2-4 क्वेश्चन है, देख लीजिए, 3 क्वेश्चन है ना। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका आता है 27 नंबर। ये क्वेश्चन है 27 नंबर। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को उदाहरण सहित वर्गीकृत कीजिए। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के 2 भागों में बांटा जाता है। सार्वजनिक उद्योग, इसमें भारी तथा आधारभूत उद्योग शामिल है। इनका संचालन स्वयं सरकार करती है, जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात उद्योग, ये सब हो जाएगा। फिर आता है संयुक्त अथवा सरकारी उद्योग। जब उद्योगों में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या सहकारी समितियों का योगदान हो तो उसे संयुक्त या सहकारी उद्योग कहते हैं, जैसे ऑल इंडिया लिमिटेड तथा अमूल गुजरात आदि, ये सब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत के लिए जलमार्ग का क्या महत्व है? तो भारत के लिए जलमार्ग का महत्व इस प्रकार है। पहला, इसमें रख रखाव का खर्च नहीं होता है। भारत के लिए जलमार्ग का क्या महत्व है? तो इसमें रख रखाव का खर्च नहीं होता है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य साधन है। अधिक भारी सामानों का परिवहन जलमार्ग द्वारा ही किया जाता है। तुलनात्मक रूप से काफी अधिक जनसंख्या या मात्रा में सामानों का परिवहन एक बार में इसके द्वारा किया जाता है ना। अब दोस्तों इसमें देखिए, इसमें सब आधा ही लिखिएगा, 3 को या 4 को लिखिएगा कोई, है ना।
समुद्री धाराओं और नदियों के प्रवाह की दिशा में ईंधन कम लगने से परिवहन खर्च कम आता है। इसके अंतर्गत विशेष मार्ग निर्माण की जरूरत नहीं होती है ना, ये लिखिएगा, नहीं होती है। अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर, ये क्वेश्चन है सड़क परिवहन के कोई 4 गुण बताइए। सड़क परिवहन के कोई 4 गुण आपको बताना है दोस्तों। सड़क परिवहन के कोई 4 गुण आपको बताना है। तो देखिए, सड़क परिवहन के 4 गुण इस प्रकार है। यह परिवहन का लोकप्रिय साधन है, यह आम आदमी के लिए सस्ता साधन है, भारतीय सड़क व्यवस्था विश्व में सबसे बड़ी है, यह सभी जगह उपलब्ध है। वाह क्या बात है, कितना आसान है दोस्तों, एकदम याद हो जाएगा। हलवा तो है, बहुत ही हलवा, एकदम प्रसाद जैसा खाओ, एकदम हलवा है, बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई देख लो। मेरे भाई तुम लोग मेरे ना जिगर के टुकड़े हो, है ना, सच बोलो, तुम लोग ना लग रहे हो ना कि हमारे एकदम खास भाई हो, है ना। अच्छे से पढ़ाई करना, रिजल्ट बनाना अच्छा। जनसंख्या घनत्व से आपका क्या अभिप्राय है, ये लास्ट क्वेश्चन है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो उत्तर लिखिएगा, जनसंख्या घनत्व की गणना करने के लिए जनसंख्या को क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब क्या हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व इज इक्वल टू व्यक्तियों की संख्या बटे में भूमि का क्षेत्रफल। आपका दोस्तों जनसंख्या घनत्व निकल जाएगा, है ना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको दोस्तों 5 सब्जेक्ट का ऐसे ही करके 5 वीडियो में आपको बता दूंगा। जैसे कि हिस्ट्री का मैं पहले बताने वाला था, लेकिन बहुत लोगों का कमेंट आता है सर ज्योग्राफी बताइए, इसलिए पहले मैं आपको ज्योग्राफी बता रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे ही आपको हिस्ट्री का अगले बार बताऊंगा, फिर आपको आपदा प्रबंधन का बताऊंगा, फिर जो भी 2 बच्चे का उसका कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चैनल को, ठीक है ना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको हम बताएंगे, ठीक है ना।